लोकार्पण और परिचर्चा सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर वशिष्ठ प्रमुख जी, मंच पर पूर्ववर्ती प्रोफेसर ओम प्रकाश जी उपस्थित हैं, प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप जी हैं, जिनके निमित्त यह आयोजन हो रहा है, प्रोफेसर श्री प्रकाश सूर्य जी हैं, और जिन्होंने यह अवसर दिया है प्रोफेसर कमलेश वर्मा जी हैं, मेरे सहयोगी महेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, भाई विंध्याचल जी, सम्मुख आदरणीय प्रोफेसर कृष्ण मोहन जी हैं, मैडम सुनीता जी हैं, राजकुमार जी, बंधुवर विवेक जी, रविशंकर जी, और पीछे मैं प्रशांत को देख पा रहा हूँ, वहाँ से लेकर अग्रिम पंक्ति तक बैठे हुए आप सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। और क्या कहूँ, मैंने सरकार जी से बहुत अनुरोध किया था कि इस आयोजन में मुझे छोड़ दीजिए, कभी और जोड़ लीजिएगा। पाप दारू हट खानी, समुझत नहीं कछु लाभ न आनी। तो ऐसा उनका हट था। और अभी बात कविता की हो रही थी, यह प्रसंग आया कि झुकना किसी को रोकना है। कविता में तो यह है, पर जैसा समाज हम सब लोगों के चारों ओर है, तो सच्चाई यही दिख रही है कि झुकना किसी को उखाड़ना भी है। जब तक उखाड़ेंगे नहीं तो रोकेंगे किसको? उखाड़ लाएंगे कहीं से, तभी रोकना होगा। तो स्थितियां तो ऐसी ही है। कविता की सार्थकता भी वही है कि हमें वास्तविक सीमा में बंद करने वाली स्थितियों के प्रति भी संवेदनशील बना सके। भले ही स्थितियां हैं कि झुकना किसी को उखाड़ना है, पर यह कविता हमारे मन में भाव भरती है कि हमेशा ऐसा ही नहीं होता। कभी कुछ ऐसा भी होता है जो हम अभी नहीं देख रहे। मैं सबसे पहले श्री प्रकाश जी को बधाई दे रहा हूँ, इसलिए कि जिनका चुना हुआ इतना है, उनके पास अब जो बाकी है वह कितना है, इसका सहज अनुमान लगा सकते हैं। और इसी के साथ दूसरी बधाई मैं संपादक आदरणीय कमलेश वर्मा जी को दे रहा हूँ कि उन्होंने केवल चुना नहीं है। अच्छा हुआ कि अभी रामायण का प्रसंग उपस्थित हो गया, सबरी की तरह चुना है उन्होंने। वह सब जो कुछ इनको मीठा लगा, श्री प्रकाश जी के विस्तृत रचना भूमि में से, वह सब इन्होंने चख चख करके चुनाए। और इसी से यह बात भी निकलती है कि बहुत कुछ ऐसा भी इन्हें लगा जिसे इन्होंने छोड़ा है, क्योंकि चुनना पूरी क्रिया नहीं है। जैसे ही आप चुनते हैं, वैसे ही यह भी होता है कि बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे आपने छोड़ा है। यह विवेक संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, बहुत कुछ मूल्यवान, बहुत कुछ मीठा, बहुत कुछ सार्थक, बहुत कुछ जिसे बचा ले जाने की आवश्यकता थी, अपनी मति से, अपने विवेक से इन्होंने इस पुस्तक में संकलित किया है। तो बहुत कुछ ऐसा भी रहा होगा इनकी दृष्टि में तो इतना मूल्यवान ना हो, इतना मीठा ना हो, कहीं उसमें इनकी दृष्टि में कोई ऐसी बात खटकी होगी और इन्होंने उन रचनाओं को छोड़ा होगा। केवल चुनना इन्होंने नहीं किया है, छोड़ने का भी काम किया है, और यह बहुत बड़ा काम है। चुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम छोड़ना है। इसे हमें छोड़ना है, यह हमारे विवेक का एक ऐसा संदर्भ है जो हमें अग्रगामी बनाता है। बहुत कुछ हमारे साथ लगा रहता है जिसे छोड़ने की आवश्यकता तो है, पर
हमें यह बोध नहीं होता, इसे हमें अब छोड़ देना चाहिए। इसलिए इस बोध को हम सब लोगों के बीच ताजा करने के लिए, जगाने के लिए और चुनी हुई रचनाओं के रूप में यह संग्रह सामने रखने के लिए मैं संपादक के रूप में कमलेश वर्मा जी को भी बधाई देता हूँ। श्री प्रकाश जी ने ही कहा है एक जगह कि कविता की सुबह होती, शाम तो सिर्फ कवि की होती। अब लगभग शाम होने को, तो कविता पर बहुत अधिक बात इनके तर्क से तो संभव नहीं है, कवि पर भी बात हो सकती है। और उसमें भी समस्या यह है, 3 कवि अचानक मुझे याद आ रहे हैं। क्या कहूँ आज जो नहीं कही निराला। इसलिए क्योंकि इस पुस्तक में संकलित बहुत सारे हिस्से जो श्री प्रकाश जी की अलग अलग पुस्तकों से चुने गए हैं, विभिन्न अवसरों पर उन पुस्तकों पर बातचीत के क्रम में बहुत कुछ मैंने भी कहा है और वह सब मेरे ध्यान में भी है। और इतनी सुविधा तो आजकल है ही कि आप चाहें तो तत्काल आपके हाथों में वह सुनने देखने योग्य रूप में उपस्थित हो जाए। पर वहीं अज्ञेय भी याद आते हैं, है अभी कुछ और जो कहा नहीं गया। कुछ ऐसा है जिसे बार बार दोहराए जाने के बावजूद फिर से कहे जाने की आवश्यकता बनी रहती है। और फिर याद आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, कहते हैं हर बात का एक वक्त होता है, हर बात का एक वक्त होता है, आंखें मत चुराओ वक्त से, हर बात का एक वक्त होता है। तो आज जो यह वक्त मुझे मिला है, इसमें कुछ बातें मैं प्रकाश जी की उठा हुआ विस्तृत विविध वर्णीय रचनाशीलता है, उसके संदर्भ में इस रूप में जोड़ना चाहूंगा कि जब भी चुनी हुई रचनाएं या इस तरह का कोई उपक्रम हमारे सम्मुख आता है, उसका एक प्रयोजन होता है। इस प्रयोजन के बारे में बहुत विस्तार से और सही कहा कमलेश जी ने। पर यदि आप ध्यान दें तो चुनी हुई रचनाओं का यह क्रम प्रकाशकीय आवश्यकता से विकसित हुआ था। एक प्रकाशक जब एक रचनाकार की अलग अलग रचनाओं को छाप चुका होता है, उसके बाद यह उसके व्यापार की आवश्यकता थी शुरू में कि वह उन रचनाओं में से चुनकर अलग अलग विषय केंद्रित, विधा केंद्रित, समस्या केंद्रित रचनाओं को इकट्ठा करे और इस रूप में, जिसे अंग्रेजी में एंथोलॉजी कहते हैं, उस तरह से कुछ किताबें नए ढंग की प्रस्तुत कर सके। पर हिंदी में भी और अलग अलग भाषाओं में, दुनिया भर में भी यह देखा गया कि भले ही प्रकाशकीय आवश्यकता से यह उपक्रम शुरू हुआ, उसके पीछे मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी थी, पर उसने अपनी उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ गई। अभी भी नागार्जुन की जो चयनित कविताएं हैं, वह हिंदी में चयनित कविताओं की श्रृंखला में श्रेष्ठ संचयन माना जाता है। नागार्जुन की चयनित कविताएं, चुनी हुई कविताएं श्रेष्ठ इसलिए है कि नागार्जुन की रचनाशीलता जितनी विविध वर्णीय है, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग ढंग से, अलग अलग शिल्प में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग स्थानों पर, जिस भूगोल की अभी चर्चा हो रही थी, तो इतने वैविध्य जिस कवि की कविता में हो, उस कवि की कविताओं को चुनकर उन्हें एक सूत्र में पिरोकर एक ऐसा भाव उत्पन्न करना जिससे हमें समग्र नागार्जुन एकत्र रूप में उपस्थित दिखने लगे, यह उसकी सफलता मानी गई। कवि गोरकी ने कहा था पुस्किल के बारे में कि पुस्किल की साहित्यिक धरोहर का मूल्यांकन कठिन है। यह अकेली, बेशक बहुत भव्य ही चोटी नहीं, बल्कि अनेक शिखरों तथा असंख्य
ऊंचे उभारों वाली शक्तिशाली श्रृंखला है। एक ऊंची चोटी हो तो ऐसी चुनी हुई रचनाओं के संकलन की आवश्यकता नहीं है, पर रचनाशीलता की यदि अनेक ऊंचे उभार दिखाई पड़ते हो, उनमें श्री प्रकाश जी के यहाँ यदि उदाहरण के रूप में ही ले तो गद्य ही नहीं, गद्य की विभिन्न विधाएं, कविता ही नहीं, कविता के शिल्प में अनेक तरह की रचनाएं, उसमें लंबी रचनाएं भी हैं, बहुत छोटी रचनाएं भी हैं, उनमें तुकबंदियां भी हैं, उनमें छंदों का भी बहुत नए ढंग से निर्वाह है बहुत सारी कविताओं में। यह जो अनेक रूपता है जिसकी ओर गोरकी पुष्किन का उदाहरण देकर हमारा ध्यान खींच रहे, संकेत कर रहे हैं, वह इस चुनी हुई रचनाएं के रूप में इस संग्रह में भी दिखाई पड़ता है। असल में होता यह है कि जैसे डायरी एक विधा है, उसके बहुत सारे अंश इसमें इस पुस्तक में भी है। डायरी एक ऐसी विधा है जिसमें रचनाकार यह मानकर चलता है कि छपाऊंगा नहीं, पर छिपाऊंगा भी नहीं, छपाना भी नहीं है और छिपाना भी नहीं है। इन दो विरोधी मंतव्यों के बीच, इन दो विरोधी मान्यताओं के बीच वह एक तीसरा रास्ता निकालता है जिसको हम डायरी कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी विधाएं हैं। एक ही रचनाकार के कहने में बहुत कुछ ऐसा है कि उसकी मूल विधा से कहीं न कहीं बाहर रह जाता है। जैसे अभी बताया गया कि श्री प्रकाश जी की मूल विधा कविता है, पर ऐसा होते हुए भी और ऐसा मानते हुए भी कविता से इतर विधाओं में भी हमारा यह रचनाकार रचनाशील है, तो यही इस बात का परिचायक है कि बहुत कुछ ऐसा भी है जो कविता की सीमा में रचनाकार हमें नहीं सौंप रहा है, नहीं सौंप पा रहा है। कहीं कुछ ऐसा है जो उससे छूट जा रहा है। इस कविता की विधा में वह अपनी सारी बातें जो कहना चाहता है नहीं कह पा रहा है, और तब हमें यह देखना होता है कि वह रचनाकार अपनी उसी छूटी हुई बात को कहने के लिए किन किन तरीकों की तरफ जाता है। वह यात्रा संस्मरण लिखता है। मैंने पहले भी कहा है और अब फिर इस प्रसंग में कह दूं कि श्री प्रकाश शुक्ल के लिखे यात्रा संस्मरणों की एक बड़ी विशेषता यह है कि उसमें कविता लहराती चलती है। उनके शीर्षकों से भी यह आपको आभास होगा, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं उनमें। तो किसी भी साहित्यकार के कहने में, उसकी मूल विधा में जब बहुत कुछ कहने से रह जाता है, अनकहा रह जाता है, तब वह उस मूल विधा को छोड़कर दूसरे माध्यमों की तलाश करता है, दूसरे विकल्पों की तलाश करता है, और फिर उन विकल्पों को एक साथ देखकर, एक तारतम्यता में देखकर हम यह भी समझ पाते हैं कि किसी बात को कहने का सबसे मुकम्मल माध्यम क्या हो सकता है। यदि निराला सरोज स्मृति कविता लिखते हैं तो सरोज स्मृति जैसी भावभूमि की अभिव्यक्ति के लिए उपन्यास जैसी विधा अपर्याप्त थी। कहानी उस पर नहीं लिखी जा सकती। कविता ही वह विधा थी जो उस भावभूमि के साथ ही तय होकर बात रहा है। तो यह कई बार रचनाकार का चुनाव भी नहीं होता, इस पर फिर कभी बात कर लेंगे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि एक संदर्भ उपस्थित किया है संपादक ने कि लगभग 30-32 वर्षों से अनवरत चलती रहने वाली श्री प्रकाश शुक्ल की कलम अब तक पर्याप्त और जरूरी को रच चुकी है। मुझे इसमें थोड़ा संदेह, जब पर्याप्त और जरूरी को रच ही चुकी है तो अब अमृत महोत्सव तक क्या रचेगी।
जब वह सब कुछ रचा ही जा चुका है, जो पर्याप्त भी है और जो जरूरी भी है, तो बतौर पाठक हम उस गैर जरूरी की तो प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हमारे लिए यही जरूरी नहीं है, बल्कि वह जो अभी आना है, वह जो अभी रचने की ओर है श्री प्रकाश शुक्ल, वह सब भी जरूरी होगा। और इसलिए मुझे यह वाक्य थोड़ा खटका कर ले। दूसरी बात, दो बातें और मैं कहूँगा। इस किताब पर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि जैसे ही जाऊंगा तो फिर निकल नहीं पाऊंगा, या एक पुरानी महल इस पर फिर करूँ। पर इसी पुस्तक के संदर्भ में दो बातें मैं यह कहना चाहता हूँ कि श्री प्रकाश शुक्ल जी को भी और कमलेश वर्मा जी को भी पुस्तकों को प्रकाशित होते देखना बहुत सुखकर लगता है। जल्दी जल्दी किताबें आए और जल्दी जल्दी उन पर चर्चा हो, जल्दी जल्दी सब कुछ हो, यह इन दोनों को बहुत प्रिय है। यह बहुत, अभी जैसे बताया ही गया कि जब षष्ठी पूर्ति समारोह हो रहा था तो 3 पुस्तकें लोकार्पित हुई और आज फिर लोकार्पित हो रही हैं। पर आज में और उस दिन के लोकार्पण में अंतर यह है, आज जितना खुलकर हम इस पुस्तक के बारे में बातचीत कर पा रहे हैं, उस समारोही आयोजन में वहां निमित्त दूसरा था, वह उत्सव था और यह विचार श्रृंखला का एक क्रम है। पर मैं जिस बात की तरफ ध्यान आकृष्ट कर रहा था कि होता यह है कि बहुत सारी पुस्तकों के बारे में जिनके अंश इस पुस्तक में संकलित हैं, यह बातें कही जा चुकी हैं। कई बार मैंने भी संकेत किया है कि उन पुस्तकों को कैसा होना चाहिए था। पर एक हाली का शेर है, क्या पूछते हो क्यों कर सब नुक्ता चीन हुए चुप, सब कुछ कहा उन्होंने पर हमने दम न मारा। कहते रहे लोग, पर उनके नुक्ताचीन करने को बहुत गंभीरता से न तो श्री प्रकाश जी लेते हैं और न ही कमलेश जी लेते हैं, क्योंकि इनका मानना है, फिर एक याद आ रहा है, रहता सुख नशे नाम कयामत तलक है जो, औलाद से तो है यही पुष्ट 4 पुष्ट। यदि अपने औलाद से नाम चलाना हो, कितना चलेगा? तो नाम यदि कई पुस्तकों तक चलाना हो तो उन औलादों से नहीं, इस किताब से ही चलती। तो इनमें विश्वास है। और मैं यह कह रहा था कि इस पुस्तक में आरंभ से लेकर अंत तक एक बात अंतर्निहित है, और वह सच भी है कि श्री प्रकाश शुक्ल मूलतः कवि। कोई इसमें दुविधा की गुंजाइश नहीं है, इसे न मानने का कोई कारण नहीं। पर यदि मैं इस चुनी हुई रचनाओं का संपादक होता तो एक ऐसे कवि की रचनाशीलता की कविताओं को क्रम में सबसे ऊपर रखता। जो मूलतः कवि है, उसके गद्य को हम नंबर 1 पर कैसे रख सकते हैं? मेरा यह क्रम थोड़ा उल्टा होता। आरंभ में कविताओं से करता और गद्य की भी रचनाएं आती, पर बाद में। मैंने फिर कहा कि यह मेरी मान्यता है, यदि मुझे अवसर दिया होता और क्यों कर देंगे, बहुत बाद में हो सकता है देने लगे। जब कमलेश जी 60 के पार हो जाएंगे, थोड़ा थकेंगे, थोड़े सचिया जाएंगे। पर अभी तो उस भूमिका में मैं हूं नहीं, पर मैं ऐसा करता, क्योंकि तर्क यदि आप दे रहे हैं कि मूलतः कवि है, तो उसके कवि व्यक्तित्व को ही उतनी जगह, उतनी प्रमुखता मिलनी चाहिए। या तो आप तर्क बदल दें या यह क्रम बदल दें। दूसरी बात यह है कि पुस्तक में जो पहला हिस्सा रखा गया है,
मैंने चूंकि वह किताब पढ़ी है, श्री प्रकाश जी के शोध प्रबंध का एक हिस्सा है, पर यदि मुझे चुनना होता तो मैं उस हिस्से को नहीं चुनता। इनके उस शोध प्रबंध जो बाद में पुस्तक के रूप में भी छप करके हम सब लोगों के बीच है, उसका वह आरंभिक अध्याय, निष्कर्ष वाला अध्याय नहीं। स्वयं श्री प्रकाश शुक्ल जी ने उस शोध प्रबंध को जब किताब के रूप में छपवाया तो उसको लोक धर्मी चेतना वाले अध्याय का शीर्षक मुख्य रखा है। यह अध्याय नहीं, यह परिचय वाला अध्याय है, पहला अध्याय जहां से आप शोध में प्रयाण करते हैं। पर किसी पुस्तक का जो केंद्रीय विषय है, जो मुख्य विषय है, जो उभार कर सामने लाने में जिसमें सचेष्ट होना चाहिए, वह यह अध्याय नहीं। और इसी कारण इस अध्याय की बुनावट और बनावट में भी थोड़ा असमंजस है। मतलब पूरे अध्याय में मैं बहुत ध्यान से पढ़ रहा था कि साहित्य के इतिहास में थोड़ी रुचि भी है मेरी, तो श्री प्रकाश जी का एक निष्कर्ष है कि आदिकालीन कविता संस्कृत विरोधी कविता है। ऐसे ही वाक्यों पर नजर टिक जाती है और मन करता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, खोल कर देखिए। तो मैंने पाया कि इन्होंने जनमानस और मुनि मानस के रूप में आदिकालीन कवियों के बीच का बंटवारा किया है। कुछ कवि जनमानस की बात करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो मुनि मानस की बात करते हैं। और फिर एक लंबी बहस इन्होंने उभारी है और निष्कर्ष यह दिया है कि लोक धर्मी चेतना संस्कृत साहित्य में नहीं है। पर इसी पुस्तक के जो और अध्याय हैं वो इस बात को कंट्राडिक्ट करते हैं। मसलन हजारी प्रसाद द्विवेदी पर जो अध्याय है जागतिक आचार्य वाला, वह इस मूल थीसिस का कंट्राडिक्टरी है। आप खुद इसमें कई जगह है, विस्तार में जाऊंगा तो देर होगी। एक जगह मैंने बस निशान लगा रखा है जहां ये त्रिलोचन की याद आ रही है और वो कहते हैं कि जिस कवि की यह कविता ललक हाथ लगी उसका नाम त्रिलोचन था। यह कविता भी अपनी प्रदीर्घ यात्रा में कालिदास कर जाती है। ऐसे बहुतेरे प्रसंग हैं। तो यह जो विरोधाभासी निष्कर्ष अलग अलग आलेखों में है, चुनी हुई रचनाओं का जब संकलन हो तो उसमें मैं इतना ध्यान जरूर रखता। तीसरी बात बस एक और इसको कहकर मैं अपना जगह लूंगा कि जब भी इस तरह का संचयन तैयार किया जाता है तो रचनाकार और संपादक ये एक दूसरे के पूरक की भूमिका में होते हैं। केवल इस रूप में नहीं कि मैंने तुम्हें चुन लिया तुम भी मुझे चुन, केवल इतनी भूमिका नहीं है। ऐसा इसलिए एक रचनाकार के अलग अलग रचनाओं में जो जिसे हम एक कानता कहते हैं, कोहेसिवनेस कहते हैं, उसकी पहचान केवल रचनाकार ही करा सकता है। और संपादक उस रचनाकार के मन से जब अपना मन मिला ले तब जाकर यह काम होगा। तो कमलेश जी को इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से तो मदद मिली ही। मैं समझता हूँ श्री प्रकाश शुक्ल जी ने भी थोड़ी मदद की है। तो नाम नहीं ले रहे हैं पर जगह जगह इसकी झलक इसमें दिखाई पड़ रही है। इसकी बुनावट में भी यदि गहरे संदर्भों में आप इसको देखें तो सही क्या है ये तो वही बताएंगे, पर बगैर पाठकीय दृष्टि की भी अपनी अहमियत होती है। तो इन्हीं कुछ चंद बिखरी हुई बातों के साथ मैं फिर से बधाई देता हूँ और बहुत अच्छा लगता है इतना बढ़िया ग्रंथ हमारे ही विभाग की किसी वरिष्ठ अध्यापक के नाम से अब सब लोगों के लिए उपलब्ध है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। सचमुच गौरवान्वित। बहुत बहुत